सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 4 स्टॉक एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। आइए तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे आ जाओ जी। माइंड मैप से पहले देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अपने को 4 पॉइंट पढ़ने हैं, 5। एक तो फंक्शन पढ़ना है, फिर पढ़ना है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स, फोर्थ पढ़ना है डीमैटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज, NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो इतना ही है टॉपिक नंबर 4 में। फिर फिफ्थ वाला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हमने ऑलरेडी टॉपिक 3 ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियोज में। आइए, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन। ये स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ओहो, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग किस चीज़ का? सिक्योरिटीज़ का। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, राइट। और वो सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट में, ये नाम भी है बॉम्बे स्टॉक। तो एज अ मार्केट द स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, डिवेंचर, ETC इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। स्टॉक एक्सचेंजेस हेल्प्स companies raise finance, provide liquidity, safety of investor to the investors and enhance the credit worthiness of individual companies. मीनिंग लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज का, तो मीनिंग यहाँ से ये आप पढ़ लेना मीनिंग। हाँ जी, as per regulation 1956, a stock exchange means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling business of buying and selling or dealing in securities. आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या हैं इसके? फंक्शंस तो फंक्शंस ये रहा। सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सेकेंड है प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड है आपका सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। फोर्थ है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। फिफ्थ है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। तो दीज आर दी 6 यू कैन से फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शंस करता है? तो सबसे पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मतलब जो ऑलरेडी शेयर्स, डिवेंचर इशूड हो रखे हैं, उसका सेल परचेज, तो बॉट एंड सोल्ड, ठीक है जी। तो बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज क्रिएशन ऑफ कॉन्टिन्यूस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। डेली के डेट में देखो, मंडे टू फ्राइडे स्टॉक एक्सचेंज खुलता है ना, और बीच में हॉलीडे होता है तो बंद रहता है 9:15 से लेके 3:30 बजे, ठीक है। 9:15 टू 3:30, और यू कैन से 9 से लेके 3:30 होता है, क्योंकि 9 से लेके 9:15 तक प्री ओपन मार्केट होता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये प्रोवाइड करता है। इट इनहेंस, डाइवेस्ट एंड री इन्वेस्ट। इट प्रोवाइड्स बोथ लिक्विडिटी एंड ईजी मार्केटेबिलिटी टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। एग्जिस्टिंग मतलब सेकेंडरी मार्केट है ये बेसिकली। फिर सेकेंड, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे क्या होगा, सिक्योरिटीज़ का प्राइस डिसाइड होता है कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में, यानी सेकेंडरी मार्केट में। और बॉट एंड सेल होता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। थर्ड है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है ना, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनके बीच जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं कि भाई शेयर, गलत शेयर ना बेच दे, कम वाला ज़्यादा में ज़्यादा ठगी ना कर दे। सिंपल बात है, बायर्स को कोई नुकसान ना हो, सेलर्स को भी कोई नुकसान ना हो, ज़्यादातर बायर्स पे। तो द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज़ वेल रेगुलेटेड एंड इट डीलिंग आर वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लीगल फ्रेमवर्क। फिर है क्या, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, देश की तरक्की में, ठीक है जी। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट्स एंड री इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स गेट चैनलाइज इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टर एवेन्यू। तो छोटे छोटे लोग जो है अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके, और उसके पैसे चैनलाइज करा के एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एडुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टर। तो पब्लिक को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एडुकेट करना, दैट इज कॉल्ड इक्विटी कल्ट, ओके। फिर है उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेसिकुलेशन। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स सफिशिएंट स्कोप विद इन द प्रोविजन ऑफ लॉ for speculating activity in a restricted and controlled manner. It is generally accepted that a certain degree of healthy speculation is necessary to ensure liquidity and price of continuity in stock exchange. तो ये था आपका क्या, functions of stock exchange.
फिर है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स। तो भाई ट्रेडिंग कैसे होता है, सेल परचेज स्टॉक एक्सचेंज में कैसे होता है, तो आपको थोड़ा सा बताया था अभी। तो देखो ऑनलाइन होता है आज के डेट में, स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम होता है। सिंपली पुट ऑल बाइंग बायर्स और सेलर्स यू कैन से ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर डन थ्रू दी कंप्यूटर टर्मिनल। तो मैंने कहा ना ऑनलाइन के थ्रू होता है आजकल, कंप्यूटर के थ्रू होता है। ब्रोकर होता है एक, जैसे मान लो ब्रोकर कौन है, जैसे आज के डेट में तो बहुत सारे हैं, धन होता है, ठीक है जी, आपका टाटा का है। इसके अलावा आपका जो है बहुत सारे हैं ब्रोकर के नाम, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, जैसे एक बताया ना धन, टाटा, उसके बाद आपका वो था ग्रो ऐप है, तो उसके थ्रू होता है। और भी है, एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है, जीरोधा है। तो ये सारे ब्रोकर्स होते हैं, इसमें आपको डीमैट अकाउंट खुलाना होता है, फिर आप शेयर्स डिवेंचर्स का सेल परचेज करते हो। तो आ जाओ जी यहाँ पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, देखो कंप्यूटर पर बैठ के सेल कर रहे हैं, NSE BSE। तो सबसे पहला, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एज अलाउज पार्टिसिपेंट टू सी प्राइजेज ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इन द मार्केट वाइल business is being transacted. It increases efficiency of information being passed, thus helping in fixing price efficiently. The computer screens display information on prices and also capital market development and influence shares prices. It increases the efficiency of operations since there is a reduction of time, cost, risk of error. People from all over country, even abroad, बाहर वाले भी, जिसको FII भी कहते हैं, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को DII कहते हैं, पार्टिसिपेंट इन स्टॉक मार्केट कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज थ्रू ब्रोकर एंड मेंबर्स विदाउट नोइंग ईच अदर। तो ऑनलाइन कंप्यूटर बिना देखे हुए, a single trading platforms has been provided as business is transacted at same time in all trading centers. Thus all the trading centers spreads all over countries have been brought onto on one trading platform, the stock exchange on computer. तो ये है आपका बेसिकली। अब इसमें देखो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कैसे सेलिंग परचेज के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या क्या स्टेप। तो सबसे पहले आपको तो इन्वेस्टर विशेज टू बाय एंड सेल एनी सिक्योरिटीज़, फर्स्ट अप्रोच दी रजिस्टर्ड ब्रोकर। वही ना धन और आपका मैंने बताया ना ग्रो ऐप, ये सबका बहुत ऐड आता है आजकल। तो इन सब में वो क्या करेगा, अपना डीमैट अकाउंट खुलाएगा। डीमैट के लिए पैन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एड्रेस चाहिए होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट, डिपॉजिटरी अकाउंट और नेम ऑफ एनी ब्रोकर, ये सारे इसमें डिटेल डाल के अपना अकाउंट ओपन कराना होता है, फिर जाके वो ट्रेडिंग करेगा। फिर है क्या, सेकेंड, इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमैट। देखो ये सारे प्रूफ आपके पास होने चाहिए, फिर ये लेके आप क्या करोगे, डीमैट अकाउंट खुलाओगे किसी भी डिपॉजिटर में, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फिर उसके बाद क्या होगा जी सर, हाँ 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 हाँ। मैंने कल मैसेज डाला था, सर का रिप्लाई नहीं आया, कल भी फ़ोन किया था मैंने। अभी कर लेता हूँ सर को। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, अभी मैं कॉल करता हूँ सर। हाँ नमस्ते सर। सर इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, एक तो ओपन डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, ठीक है जी, और बेनिफिशियल ओनर account with a depositor, that is DP, depositor participants for holding and transferring securities in demat form. He will also have to open a bank account for cash transaction in security market. Third क्या है, investor then places an order with the broker to buy or sell shares. Clear instructions have to be given about number of shares, prices at which shares bought or sold. तो सिंपल है, ऑनलाइन जब आप करते हो ना, तो वो ऐप बना होता है, उसमें सारी डिटेल्स रहती है, कितने पे सेल करना है, कितने पे बाय करना है, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आसानी से ये नई भी डायग्राम याद रखोगे तो चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। फर्दर क्या है, ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट दी मैन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच शेयर्स प्राइजेस, जो भी है जितने नंबर के शेयर, जितने प्राइस अवेलेबल होएगा तो आपको बाय करा देगा। शेयर ऑटोमेटिकली होता है ना ऑनलाइन, आप जो है एक बार टारगेट लगा दो, भाई मेरे को 10 शेयर चाहिए, 100 शेयर चाहिए 12 रुपये के भाव पे रिलायंस के, या अभी 1200 चल रहा है तो 1200 रुपये के भाव पे
खरीदना है या बेचना है, जो भी ऑर्डर लगा दोगे अपने आप हो जाता है एग्जीक्यूट। व्हेन शेयर्स कैन बॉट और सोल्ड एट अ प्राइस मेंशन इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर, साथ में आपके पास मैसेज आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वे में कि आपका बाय हो गया है, सेल हो गया है। आफ्टर ट्रेड हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स दी ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। आज के डेट में मेल पे कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, एक दिन में कितने शेयर्स खरीदे, कितने बाय करे, ठीक है, पहले नहीं होता था, मैंडेटरी हो गया। दिस नोट कंटेंट डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट सोल्ड, ठीक है, कितने प्राइस पे कितने शेयर बेचा, कितने टाइम, डिटेल सारी उस पर आ जाती है सिंपल वर्ड में। नाउ इन्वेस्टर हैज़ डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट, दिस इज कॉल्ड पे इन डे। तो बेसिकली वही पैसे तो उसी समय कर जाते हैं, डीमेट अकाउंट में आपके होते हैं बैंक से ट्रांसफ़र करके, तो उसी कैश इन पेड, कैश इज पेड और सिक्योरिटीज़ आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे विच इज़ बिफोर टी प्लस का मतलब होता है ट्रेड प्लस 2 days, ठीक है। एज डील हैज़ बीन सेटल एंड फाइनलाइज ऑन T+2 डे, T+2 जिस दिन आपने सेल परचेज करा और उसके आगे 2 दिनों तक। बट आज के डेट में आपका जो ये मैक्सिमम डेज होता है उसी दिन हो जाता है बेसिकली तो सेल परचेज। फिर ऑन T+2 डे द एक्सचेंज विल डिलीवर द सेलर और मेक पेमेंट टू द बायर्स, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। The broker then has to make payment to the investors within 24 hours of the pay out day since he has already received payment from the exchange। तो exchange के थ्रू मिल जाता है ऑलरेडी उसके पास, तो वो पे करेगा। The broker can make delivery of shares in a demat form directly to the investor demat account। The investor has to give details of his demat account and instruct his depository participants to take delivery of securities directly in his beneficiary assets। फिर है डीमेटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटर्स, ठीक है, ये आप पढ़ लो। तो ये आपका प्रोसेस था यहाँ पे भाई, कैसे कैसे डीमेट अकाउंट के थ्रू आज की डेट में ऑनलाइन जो है ना सेल परचेज किया जाता है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन दोबारा से एक बार रिवाइज कर दूँ। देखो आज की डेट में सेल परचेज के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पैन 18 साल के होते तभी मिलता है, 18 साल से कम वाले को भी मिलता है बट 18 साल वाले को मेनली मिलता है। फिर उसके अलावा जो है आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, सारे बैंक अकाउंट होने चाहिए। फिर उसके बाद आप डीमेट अकाउंट खुलाओगे, फिर आप सेल परचेज करोगे थ्रू ब्रोकर, उसके अंदर सेल परचेज करोगे, ऑनलाइन कितने शेयर्स लेने हैं, कितने प्राइस पे लेने हो, एग्जीक्यूट आप एक बार लगा दोगे अपने आप हो जाएगा। फिर 24 आवर्स में पेमेंट वगैरह करोगे, T+2 डे में पेमेंट और पे आउट होता है, ये सारी चीज़ें आप होएगी, ऑटोमेटिकली सेल परचेज होते रहता है। आपको कंप्यूटर पर बैठ के सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। ये जितना पढ़ने में मुश्किल लग रहा है ऑनलाइन में बड़ा आसान होता है। ऑनलाइन मतलब कि सेल परचेज करना कंप्यूटर के थ्रू। फिर डीमेटेरियलाइज का मतलब क्या होता है, देखो जी, देखो पहले के डेट में ना जितने भी शेयर्स परचेज एक पेपर के फॉर्मेट में होते थे, मतलब हार्ड कॉपी होती थी, तो उसको हटा के अब आज के डेट में सारे सॉफ्ट कॉपी होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ऑल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ डन थ्रू कंप्यूटर टर्मिनल सिंस ऑल सिस्टम्स आर कंप्यूटराइज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आर सेटल थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्रीज फॉर्म। दिस इज मेनली डन टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स लाइक थेफ्ट, फेक, फॉर्ज ट्रांसफ़र। पहले के डेट में ना एक पेपर फॉर्मेट में होता था, तो नकली जाली सर्टिफिकेट, ठीक है, जाली शेयर्स और फ्रॉड व्रॉड के चांसेस बहुत हुआ करते थे। तो उन सबको कम करने के लिए, हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इन सब प्रॉब्लम, पेपर वाले को हटा के अब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कर दिया गया है, उसको हटा के मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दिस इज प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन्वेस्टर इन द फिजिकल फॉर्म फॉर कैंसल्ड एंड इन्वेस्टर गिवन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर सो दैट शी और ही कैन होल्ड इट एज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट। दिस प्रोसेस ऑफ होल्ड सिक्योरिटीज़ इज़ एन जैसे कि भाई जो पेपर का 100 रुपये का होता है, वही सेम आपका जो है गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट में 100 रुपये होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उस टाइप से भी शेयर्स हो गए हैं, उसी टाइप से शेयर्स हो गए आज के डेट में, पहले होता था वैसे फॉर्म में। आगे कह रहा है क्या यहाँ पे देखो, ये दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज़ कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। For this, investor has to open a demat account with an organization called depository. In fact, now all IPOs are issued in dematerialized form and more than 99% of the turnover is settled by the delivery in the demat format. So simple. फिर आगे बात करते हैं सेबी का रोल आ जाता है, ठीक है जी। सेबी के बारे में और आगे पढ़ना ही है। यहाँ पे डीमेटेरियलाइजेशन इनेबल्स शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर अकाउंट जस्ट लाइक कैश एंड इंश्योर सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेडिंग थ्रू अ सिंगल अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम क्या होता है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या है, इधर बैंक, ब्रोकर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बताया ना आपको ग्रो वगैरह जो है, धन ऐप है, ठीक है जी, तो ये आपका एक तरीके से ब्रोकर होता है, इसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट खुलाते हो। तो यहाँ पे पैन एंड एड्रेस डिटेल ये सारे होने चाहिए। फिजिकल सर्टिफिकेट भी, ये प्रोसेस वर्किंग बताया कि जो पुराने थे उसको कैसे डीमेटेरियलाइज किया जाएगा, या ऑलरेडी
हम लोग 99% कर चुके हैं, तो कैसे करना है वो। फिजिकल सर्टिफिकेट इज़ टू बी गिवन टू डीपी को दिया जाएगा अलॉन्ग विद डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। इफ़ शेयर्स आर अप्लाइड इन पब्लिक ऑफर, सिंपल डिटेल्स of DP and Demat account are to be given and shares on allotment would automatically be created in the Demat account. If shares are to be sold through a broker, DP is to be instructed to debit the accounts with a number of shares, and broker then gives instructions to his DP for delivery of the shares to the stock exchange. Broker then receives payment and pay the person for share sold. All these transactions are to be completely done within 2 days, that is delivery of shares plus payment received from wire in T plus 2 days, that is called settlement period. तो ये आपका डीमैटेरियलाइजेशन का था। डिपॉजिटरी क्या होती है? जस्ट लाइक बैंक keeps money in safe custody for customer, depositor also like a bank and keep securities in electronic form on behalf of investor. तो जैसे बैंक होता था ना, बैंक हमारे कैश वगैरह को क्या करता है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी अकाउंट में जमा करते हैं हम लोग कैश वगैरह, तो वो हमारे लिए सेफ़ है, एक तरीके से सेफ़ और सेफ्टी का ध्यान रखता है बैंक। सेम एज इट इज़ डिपॉजिटर जो क्या है वो हमारे शेयर और यू कैन से सिक्योरिटी, शेयर्स, डिवेंचर्स का सेफ्टी का ध्यान रखता है। तो इन डिपॉजिटरी अ सिक्योरिटी अकाउंट कैन बी ओपन, ऑल शेयर्स कैन बी डिपॉजिटेड, दे कैन बी विथड्रॉन, सोल्ड एट एनी टाइम एंड इंस्ट्रक्शन टू डिलीवर रिसीव शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर दैट कैन बी गिवन। फिर उसके बाद आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? आ जाओ जी, एक सेकेंड रुको। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो डीमैटेरियलाइजेशंस, डिपॉजिटरीज हमने पढ़ लिया, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स हमने पढ़ लिया, फंक्शंस हमने पढ़ लिया। एनएसई और बीएसई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एनएसई और बीएसई क्या है? तो एनएसई का फुल फॉर्म जो होता है, कई बार आ जाता है शॉर्ट नोट, एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 1992 में। रिकॉग्निशन कब मिली इसको? अप्रैल 1993 में। इट स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1994। ओके, तो आगे है क्या? इट लॉन्चेस कैपिटल मार्केट सेगमेंट कब हुआ? नवंबर 1994। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कब स्टार्ट हुआ? जून 2000 के अंदर। एनएसई वाज सेटअप by leading financial institutions, banks, insurance companies and other financial intermediaries. Okay, it is managed by professionals who do not directly or indirectly trade on exchange. इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? तो ये मीनिंग हो गया कि कब कब कहाँ पे कैसे किस डेट पे सेटअप हुआ, कब ऑपरेशन हुआ, ये। और मेन है ऑब्जेक्टिव आपके एनएससी के क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इस्टेब्लिशिंग नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, इक्विटी शेयर हो, डेट हो, डिवेंचर हो, कोई सा भी हो। इंश्योरिंग, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू इन्वेस्टर ओवर दी कंट्री या ऑल ओवर कंट्री, providing fair and efficient and transparent securities market, enabling shorter settlement cycles and book entry settlements, meeting international benchmarks and standards। जो फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज है उसके कंपेयर में हमारे स्टॉक एक्सचेंज भी सेम टाइप ऑफ फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करें। विद इन स्पैन ऑफ 10 years एनएसई हैज़ बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये थे, ये 10 साल के अंदर ये सारे ऑब्जेक्टिव इन्होंने फुलफिल कर लिया। मार्केट सेगमेंट ऑफ एनएसई क्या है? तो होल सेल डेट मार्केट सेगमेंट, एक है आपका होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट, जिसके अंदर दिस सेगमेंट प्रोवाइड्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर वाइड रेंज ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज दैट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, बॉन्ड्स इशूड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इंडेक्स बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट। तो ये सारे एनएसई में भी, ये देखो प्राइमरी मार्केट के हम अंदर हमने ये पढ़े थे, ठीक है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, तो वो सारे जो हैं यहाँ से एनएसई से होगा। सेकेंडरी मार्केट का भी एनएसई से आएगा। कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर, तो कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर क्या क्या है? तो वही आपका ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर एक्सचेंज, ये सारे सेल परचेज कराना। ओके, इसके अलावा नोन एज बीएसई, अब आगे इसके ये एनएसई है। और अब बीएसई की बात करें तो बीएसई 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में, बीएसई नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इट इज़ ग्रांटेड परमानेंट रिकॉग्निशन अंडर द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर इसको ग्रांट किया गया था। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज बीएसई लिमिटेड बट वाज इस्टेब्लिश्ड एज अ
नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन इन 1875 बिफोर actual legislation were enacted, BSE लिमिटेड ऑलरेडी हैड अ सेट ऑफ रूल्स एंड देखो तो BSE तो हुआ है कब, आप देखो सिंपल वर्ड में 1956 को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट के अंदर ये 1956 में परमानेंट रिकॉग्निशन मिल गया। उसके पहले ये BSE लिमिटेड हुआ करता था 1875 में। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, जैसे NSE के ऑब्जेक्टिव थे वैसे ही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट, वही टू प्रोवाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, टू इंश्योर एक्टिव ट्रेडिंग एंड सेफगार्ड मार्केट इंटीग्रिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन एक्सचेंज, to provide other services to capital market participants like risk management clearing, to conform the international standards। तो ये सारे जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, BSE के, राइट। तो ये है आपका NSE और BSE। शॉर्ट नोट्स वगैरह पूछा है तो मीनिंग लिख देना, कब कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। और NSE के और BSE के, NSE में कैपिटल मार्केट सेगमेंट और एक आपका होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट, दो सेगमेंट भी है। तो ये NSE BSE हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद डिपॉजिटरी और डीमेटेरियलाइजेशन पढ़ा। डीमेटेरियलाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि भाई जो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते थे उसको आज के डेट में डीमेटेरियलाइज कर दिया गया है, 99% सारे खत्म हो गए। और आजकल जितने भी शेयर्स वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी डीमेटेरियलाइज फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सेल परचेज इशू वगैरह होता है। और डिपॉजिटरी का मतलब जैसे बैंक में हम अपने पैसे को डिपॉजिट करके रखते हैं, सेम डिपॉजिटरीज बैंक की तरह होता है जिसके अंदर हम अपने शेयर्स एंड डिवेंचर इन सब को जो है एक तरीके से जमा करके रखते हैं। ओके, NSE और BSE। और उसके पहले हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा, दैट इज़ हाँ जी कौन सा आपका ट्रेडिंग सेटलमेंट प्रोसीजर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, मीनिंग पढ़ा हमने और फंक्शंस पढ़े, जिसको माइंड मैप से एक बार रिवाइज क्विक कर लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हमने पढ़ा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, प्राइसिंग सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। फिर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट के अंदर हमने सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स, प्लेसिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, सेटलमेंट, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन, डिपॉजिटरीज, NSE एंड BSE, ये हमने टॉपिक सारे इस वीडियो में कवर करा है। बाकी जो लास्ट टॉपिक है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज SEBI, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।